आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 10 बजने को चले थे और मैं यूरोप की एक सड़क पर अभी ट्रक को ड्राइव कर रहा था। दरअसल मैं विदेश में ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। इस काम के दौरान मेरी ज़िंदगी में बहुत ही भयानक अनुभव रहे हैं और एक ऐसा ही अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में मैंने ड्राइविंग के दौरान कई साल बिताए हैं और आज भी यह काम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। वो रात का वक्त था, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और सड़क पर दौड़ती हुई मेरी ट्रक उस इलाके में एक रेगिस्तान से सटी हुई रोड पर दौड़ रही थी। वो इलाका इतना सुनसान था कि चारों तरफ मुझे किसी भी इंसान का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त मैं कौन सी जगह पर हूँ, क्योंकि ट्रक के अंदर एक एलईडी लगी हुई थी जो मुझे आगे का रास्ता यानी कि मैप के द्वारा मुझे आगे का रास्ता बताया जा रहा था। अंधेरे की एक मोटी चादर उस सड़क के ऊपर बिछी हुई थी और तभी मुझे 2 लाइट की रोशनी दिखाई देने लगी। एक ऐसी रोशनी जो एकदम लाल थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क के बिल्कुल किनारे कोई गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी की दोनों ब्रेक लाइट झपक रही थी। मैंने अपना ट्रक उसके साइड में लगाया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की गाड़ी के बोनेट के पास खड़े थे और गाड़ी की चेकिंग चल रही थी। मैं भी अपने ट्रक से नीचे उतरा तो उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है और गाड़ी खराब होने की वजह से वह दोनों काफ़ी परेशान भी हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर था और जिस वजह से मैं अच्छी तरह जान सकता था कि आखिर किस समस्या की वजह से गाड़ी का इंजन एकदम से बंद पड़ गया है। फिर मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया और उनकी गाड़ी का बोनेट चेक करने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये गाड़ी काफ़ी सालों पुरानी है और आज तक यह कार इसी जगह पर खड़ी है। फिर मैंने एक नज़र उसके पहिए पर मारी तो मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि मैंने देखा कि उस गाड़ी के पहिए लगभग आधा फुट तक ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। फिर मैंने उस कपल की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं समझ चुका था कि हो ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा मैं वापस से अपनी ट्रक की ओर पलटा और फिर मुझे अचानक ही उस ज़ोरदार खामोशी के बीच किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन एक बार आने के बाद वह आवाज़ बंद हो गई, जिस वजह से मैं चुपचाप अपने ट्रक के पास पहुंच गया। सन्नाटा इतना भयानक पसरा हुआ था कि मुझे अपने दिल की धड़कनें भी किसी हथौड़े की मार की तरह सुनाई दे रही थी। मेरा दिल लगातार धड़कता जा रहा था और मुझे अपनी मौत का ख्याल आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की रात मेरे साथ बहुत ही कुछ अजीब और साथ ही बुरा होने वाला है। अभी मैं उस सामान से लदी ट्रक में बैठने ही वाला था कि अचानक से मेरी ट्रक का बोनेट अपने आप ही खुल गया। यह देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि मेरी ट्रक का बोनेट भला अपने आप कैसे खुल सकता था। उस भयानक सन्नाटे को चीरने का काम एक चमगादड़ के बड़े से झुंड ने किया। मेरी नज़र सामने की तरफ बने हुए एक विशाल से पेड़ पर गई। वह पेड़ देखने में काफ़ी घना और लंबे आकार का लग रहा था। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था जो लगातार अपनी नज़रों से चारों तरफ के माहौल को परख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस उल्लू को कुछ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा जो हम इंसान बिल्कुल नहीं देख सकते। यही सब सोचते सोचते मैं अपने ट्रक के अंदर बैठ गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश में जुट गया। लेकिन आज तो मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपनी ट्रक को स्टार्ट करने में नाकाम रहा। और इसी बीच मेरी नज़र ट्रक के साइड में लगे कांच में पड़ी तो मुझे उस कांच के अंदर कोई दिखाई दिया जिसने काले काले कंबल ओढ़ रखी थी। हैरानी तो इस बात की थी कि उस वक्त इतनी ज़ोरों की गर्मी थी कि उस माहौल में ट्रक में बैठना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उस इंसान को कंबल ओढ़ा हुआ देखकर मुझे तो काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन जब मैं कांच की विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और ये हरकत किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रही थी। फिर मुझे अपने आसपास किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। लिहाजा मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया, क्योंकि ट्रक के अंदर मुझे अब डर लगने लगा। और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं अपने ट्रक को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं चुपचाप सामने की तरफ पड़ने वाले एक गांव की तरफ चल दिया। उस गांव की दूरी
इस जगह से लगभग 2 किलोमीटर की थी, जो मुझे ट्रक के मैप में साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैं उसी ओर चल दिया। उस सुनसान सड़क के ऊपर जैसे किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता मेरे पैरों तले दब रहा था, वैसे उसके फटने की आवाज़ मेरे कानों तक पड़ रही थी। मैं अपने ट्रक से अब काफ़ी दूरी तय कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद मुझे सामने की तरफ कोई भी गांव दिखाई नहीं दिया, जिसकी मुझे काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन कोई गांव तो छोड़ो, दूर दूर तक मुझे कोई जानवर तक दिखाई नहीं दिया। और जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो एक जंगली रास्ता भी अब मुझे दिखाई देने लगा। और तभी मेरी भटकती हुई आंखें एक पत्थर पर टिक गई। दरअसल वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे, जो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातचीत कर रहे थे। मैं बिना कोई विचार किए उन्हीं की तरफ चल दिया। फिर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक लड़का और एक लड़की थी, और साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं उन्हें आज से पहले भी कहीं पर देख चुका हूँ। लेकिन मेरा दिमाग मुझे ये बताने के लिए तैयार ही नहीं था कि आखिर मैंने उन दोनों को कहाँ पर देखा है। उस घोर अंधेरे की वजह से मैं उन दोनों का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहने लगा कि देखिए, मैं इसमें थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज के लिए आपके घर पर रुक सकता हूँ। उस समय काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, चारों तरफ लाइट भी नहीं थी, लेकिन सामने की ओर से आवाज़ आई, अरे यहाँ क्यों नहीं, भटकते हुए को रास्ता दिखाना तो हमारा कर्तव्य है। फिर वह लड़का उस पत्थर के ऊपर से उठ खड़ा हुआ और मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करने लगा। लेकिन वह लड़की अभी भी किसी मूर्ति की तरह उसी विशाल से पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। पहले तो मैंने उस लड़की की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और बाद में मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह आदमी मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वहां पर एक बड़ा सा बंगला बना हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा बंगला कोई आदमी इस तरह छुपा कर कैसे रख सकता है। मैं उस बंगले का एक एक कोना अच्छे से देखने लगा। फिर उस आदमी ने मुझे एक कमरे में जाने का इशारा किया। वह कमरा उस बंगले के बाईं तरफ सटा हुआ था। मैं चुपचाप उस छोटे से कमरे के अंदर पहुंच गया और फिर अपने जूते खोलते हुए वहां पर पड़े एक महंगे बेड पर बैठ गया। उस कमरे में भी रोशनी काफ़ी ज़ोरदार थी। मैं अपने जूते उतारते हुए उस बेड के ऊपर आराम करने लगा। अब मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी कि ट्रक में पड़ा हुआ सामान कहीं चोरी ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोचकर इस बात को टाल रहा था कि यह इलाका एकदम सुनसान है, यहाँ पर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। फिर मेरे सामान को चोरी कौन कर सकता है। और यही सब सोचते हुए मैंने अपनी आंखें बंद करके उस छोटे से कमरे के अंदर लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक से मुझे उस कमरे के अंदर बनी दीवार के पास खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी भरकम चीज़ की मदद से पास में बनी दीवार पर ज़ोर ज़ोर से कोई कुछ मार रहा है। इस समय मैं आधी नींद में था और फिर मैं हड़बड़ाते हुए अपने बेड से उठता हुआ सीधा उस कमरे से बाहर निकल गया। मैं अभी भी उबासियाँ लेते हुए इधर उधर अपनी अधखुली आंखों से देखने लगा, लेकिन मेरी नींद तो तब उड़ गई जब मेरी नज़र एक कटी हुई मुंडी पर पड़ी, जिसे देखकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा बुरी तरह से कांप उठा। मैंने अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मुझे इस प्रकार का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। एक ऐसा नज़ारा जिसे देखने के बाद मेरा दिल दहल चुका था। मैं तुरंत ही पीछे पलटा और जब मैं पीछे पलटा तो मुझे किसी का हाथ कटा हुआ धड़ दिखाई दिया। अब तक मेरा गला सूख चुका था और खौफ के मारे मेरा पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो चुका था। जहाँ पर अभी अभी मैं पंखे की हवा का आनंद ले रहा था, तो अब वहाँ पर कोई भी पंखा तो छोड़ो, कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था जो मुझे हवा दे सके। फिर मैंने अपनी नज़रें उस बंगले पर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब वहाँ पर एक पुरानी और बड़ी सी हवेली बनी हुई थी, जिसके ऊपर काले काले धब्बे लग चुके थे और मिट्टी से भरपूर वह हवेली काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर कुछ ही देर बाद मुझे अपने करीब कपड़े धोने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं उस तरफ देखने लगा तो वहाँ पर एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था जो एकदम पुराना था। उस कुएं के पास एक औरत कपड़े धो रही थी और उसके दूसरी तरफ एक आदमी अपने हाथ में एक जग लिए नहाने का काम कर रहा था। लेकिन अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस तरफ जा सकूं। फिर मैं अपनी जान की परवाह करता हुआ वापस उसी तरफ चल दिया जहां से मैं आया था। फिर उस आदमी ने एक भारी आवाज़ में कहा, जो एक बार इस बंगले के अंदर दाखिल हो जाता है उसका यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। उस आदमी की बातों ने मुझे कपकपा सा दिया था।
मैं अपने कदमों के साथ तेज तेज वहां से एकदम से निकलने लगा, पर मुझे अपने सामने की तरफ एक अदृश्य दीवार महसूस हुई और वो दीवार इतनी मजबूत थी कि मैं उसे छू तो पा रहा था, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर अपना हाथ मारा तो उल्टा मेरे हाथ में ही जोरों का दर्द हुआ। मैं पीछे खिसका और वापस उसी पुराने बंगले तक पहुंच गया और बंगले के पास जो कुआं बना हुआ था अब वो भी पूरी तरह से खंडर पड़ा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ कि आज मैं किन्हीं काली ताकतों के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। खैर मेरे लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मुझे सबसे पहले यहाँ से भागना था। फिर मैं उस सुनसान इलाके से बाहर निकलने की जगह तलाश करने में जुट गया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वही कपल मुझे एक बार फिर खड़े नजर आए। मैं उन्हें पहचान चुका था कि ये तो वही दोनों थे जिनकी वजह से मैं इस मायावी बंगले के पास फंसा हुआ हूँ। कुछ पल बीते और अब दिन होने को चला था। अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बिताई थी, जो सच में काफ़ी खतरनाक साबित हुई थी। अब रात के करीब 3:30 बजे हुए थे, एक ऐसा वक्त जो 7 सांझ को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मुझे अभी भी अपने जीने की उम्मीद थी, शायद मैं यहाँ से बच जाऊँगा। यही सब मैं बड़बड़ाता हुआ उस कुएं की ओर पलटा तो एक 40 साल का आदमी एक युवक को पकड़कर उस कुएं के पास ले गया और अचानक ही उसे उस कुएं के अंदर फेंक दिया। ये दृश्य देखने में इतना भयानक था कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन उस खौफनाक नज़ारे को देखते हुए मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और जब तक मुझे होश आया तो मैं खिलखिलाती धूप में मिट्टी पर गिरा हुआ था और अब वहाँ पर कोई भी बंगला नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और वहाँ से मैं निकल गया। पता नहीं उस दिन मेरी जान कैसे बच गई, पर आज भी मैं उस बंगले के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कि उस दिन ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण मुझे उस बंगले से सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।